नरेंद्र मोदी वास्तव में हमारे देश के शेर हैं और ये जितने भेड़िए रूपी विरोधी पार्टी हैं इनको एक होना ही पड़ेगा। ये अकेले कभी सके भी नहीं और एकजुट होकर भी कभी सक नहीं पाए। अगर कांग्रेस ना होती तो आज देश के कितने हिस्से आज जुड़े होते थे। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक जगह जुट होकर के लालू प्रसाद के घर में मिलने गए। और जहाँ तक ये लोग शिमला में मीटिंग करे चाहे जहाँ मीटिंग करे, जब लोकसभा आएगा आपने देखा होगा पूरा देश एक होकर नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए तैयार रहता है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री जेल में हैं और विभिन्न राज्यों में आप जाके देखे होंगे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे सड़ रहे हैं, जिसका फलस्वरूप ये लोग भ्रष्टाचारियों को जेल से निकालने के लिए एकजुट हो रहे हैं, ना कि देश को आगे ले जाने के लिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया गया, पहले वो अपनी भूमि बचा लें अखिलेश यादव। जो अपने पूर्वजों का और अपने ही नेताओं का सम्मान ना करे उसे पार्टी और पप्पू जैसे लोगों की बात करना मैं नहीं मानता। और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है महबूबा मुफ्ती, ये खुद किडनैप, इनका परिवार किडनैप हो गया। पश्चिम बंगाल में रहते हैं जहाँ पे इलेक्शन के नाम पे मारकाट होता है, हजारों हजार बम तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस में लोगों पे हमला करने के एक समय था अमेरिका हमें सैटेलाइट देने तैयार नहीं होता था, सैटेलाइट इमेजेस नहीं दे रहा था। कारगिल के युद्ध के समय की बात है, हमें वो कुछ भी इमेजेस नहीं देता। आज पूरे विश्व में जहाँ पर इंडियन लोगों को एक समय था वीज़ा नहीं मिलता था, आज पूरी दुनिया उनको बुला रही है। उत्तर बंगाल का सबसे भरोसेमंद डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर उचित मूल्य पर एमआरआई, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी, वीडियो ईईजी, हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे, 4D USG, TMT जैसे अनेकों चेकअप डॉक्टरों की निगरानी में की जाती है, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारा विश्वास है। तो जल्द ही पधारे। हमारा पता है माया डायग्नोस्टिक, नजरुल सरानी, आश्रम पाड़ा, सिलीगुड़ी। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्षी दलों का बैठक जो है पटना में हुआ था और उस पर काफ़ी सारे बयान आए हुए हैं। और उसी विषय में हमारे साथ सिलीगुड़ी के बीजेपी के नेता अमित जैन जी मौजूद है, जो कि वार्ड पार्षद भी है। और इसी सब सवालों पर हम इनसे बयानबाजियों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अमित जी, पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर पटना में बैठक कर रहा है, बीजेपी के हराने को लेकर बेचैन है। क्या लगता है इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है? पहले तो आपके माध्यम से आपके चैनल्स के जितने भी व्यूवर्स हैं उसको मेरी ओर से हार्दिक नमस्कार। और जिस प्रकार से आपका चैनल लगातार आम जनता की आवाज़ बन रहा है और जिस प्रकार जनता की जो पॉपुलर हो रहा है, उसके लिए भी आपको और आपकी पूरी टीम को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपका सवाल है कि पूरे देश में आपने देखा जो पैमाना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाया है, आज पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे आप देख रहे हो किस प्रकार से भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये वास्तविक है। जितने भी ये भ्रष्टाचारी और ये जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी मजबूरी हो गई है, जहाँ वो अपने राज्यों में तो एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जब पूरे नेशनल फिगर की बात होती है, नेशनल एम्ब्लम की बात होती है, वो सब एक होना चाह रहे हैं क्योंकि उनको मजबूरी है। नरेंद्र मोदी वास्तव में हमारे देश के शेर हैं और ये जितने भेड़िए रूपी विरोधी पार्टी हैं इनको एक होना ही पड़ेगा। ये अकेले कभी सके भी नहीं और एकजुट होकर भी कभी सक नहीं पाएंगे। अच्छा, इसमें तरह तरह की बयानबाजी आ रही हैं। जैसे राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके तरफ से कहना है कि बीजेपी सरकार जो है, जहां पर हम लोग कांग्रेस सरकार भारत जोड़ो का नारा लेकर चलती है, वहीं पे बीजेपी सरकार भारत को तोड़ने का काम करती है, ऐसा बयान आ रहा है। देखिए, कांग्रेस का तो शुरू से इतिहास रहा है। ये लोग स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। अगर कांग्रेस ना होती तो आज देश के कितने हिस्से आज जुड़े होते देश में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि जितने भी देश हैं, ये कांग्रेस का ही फलस्वरूप था जो कि आज देश का बंटवारा हो चुका है। आज जो अखंड भारत की हम लोग कल्पना वापस से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे एक दिन वास्तव में इस मानचित्र को वापस एक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसका फलस्वरूप 370 धारा हमने हटा दी, जिसका आपने पता होगा हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता जो कि हमारे देश को एक करने में लगे हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस कुछ दिन आगे ही गया है। जिस प्रकार कश्मीर में एक समय बोला जाता था, वहाँ पे 2 निशान हुआ करते थे, वो लोग 2 प्रधान मानते थे, 2 संविधान मानते थे, उसका हमने विरोध करके हमारा मैनिफेस्टो में था कि हम लोग इन सब धारा को हटाएंगे और जिसका फलस्वरूप 370 धारी हटी है और आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चल रहा है।
अच्छा, पटना महाबैठक में लालू यादव जो है आरजेडी प्रमुख, उनका आरजेडी सुप्रीमो मान ले, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है हनुमान जी के नाम पर जीतती है और कहीं ना कहीं धर्म की बात की है। और इस बार हनुमान जी जो है गदा मारकर बीजेपी को उनके विपक्ष के साथ है, उनकी पार्टी के साथ है। देखिए, उनको सबसे बड़ा गदा लगा था जिसके कारण वो चारे घोटाले में जेल में बंद थे। आज पैरोल पे हैं क्योंकि वो शरीर का बहाना मार के अपने घर में छुपे हुए हैं। देश को लूटने में उन्होंने जो पशुओं का चारा जो खा गए थे, वो आज के दिन में बातें क्या करते हैं। वो देश के मानचित्र में और देश की राजनीति में उनको कोई आइकॉन नहीं मानता है। वो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े फलस्वरूप में है, वो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सिंबॉलिक आइकॉन हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक जगह जुट होकर के लालू प्रसाद के घर में मिलने गए थे। अच्छा, ममता बनर्जी का ये बयान आया था, सीएम है बंगाल की, कि 2024 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो पूरे देश भर में फिर चुनाव होगा ही नहीं। देखिए, ये लोग जानते हैं कि देश की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रही है और जिस प्रकार से देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, आम जनता, गरीब, पिछड़ों की सरकार चल रही है, पीछे पड़े हुए लोगों को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिसका फलस्वरूप है कि ये जितनी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं इनको पता लग गया है कि आने वाले दिनों में जनता इन पर भरोसा नहीं करेंगी। आस्ते आस्ते कई पार्टियां विलुप्त हो चुकी हैं और आने वाले दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से फिर आती है तो ये अपने आप ही डेंगू मच्छर की तरह विलुप्त हो जाएगी। ये सीजनल पार्टियां हैं, आती और चली जाती है, क्योंकि इनका ही आधार ही परिवारवाद है। आप देखिए, इनकी पार्टियों में पिता बेटा मिलके अब सरकार चलाते हैं, उनके बाद कोई नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे आपको हर तबके के लोग आपको लीडरशिप करते हुए मिलेंगे। बल्कि ये जितनी भी क्षेत्रवादी पार्टी हैं, कांग्रेस को इंक्लूड करें तो यहाँ पे परिवारवाद चलता है। नेता एक ही नस्ल से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको विभिन्न चेहरे दिखेंगे, विभिन्न समाज के लोग दिखेंगे और मिला जुला के एक ताना बाना मिला के देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक फलस्वरूप दिखाना चाहती है कि हम लोग हर तबके को लोगों को आगे ला करके हम लोग उनको अगली पंक्ति में खड़ा करते हैं, जिसका फलस्वरूप आपने देखा होगा। एक राष्ट्रपति जो दलित समाज से आता था, भारतीय जनता पार्टी उनको लेके आई। आज आप देखिए, हमारे ट्राइबल समाज से हमारी राष्ट्रपति बनी है, ये भी बहुत बड़ा बात है। लेकिन कांग्रेस के समय आपने कभी नहीं देखा होगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी वो आगे लाए हो। आज आप देखिए, हमने आज देखिए जो हमारा अगड़ा समाज है, मान लीजिए जो हमारा देश की जो अगड़ी जाति है, उनमें भी गरीब लोग थे, उनको भी आरक्षण देने का काम हमने किया, क्योंकि मानते हैं कि हो सकते वो अगली पंक्ति की जाति हो लेकिन गरीब उनमें भी है। जिसका फलस्वरूप आप देखिए, आज बहुत से लोग जो हमारे अगली जाति के पिछड़े वर्ग में थे, जो पिछड़े हुए थे, उनको भी आरक्षण दे करके उनको आगे लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, पिछड़े जाति से याद आया कि सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव, वो उनका बड़ा दावे के साथ वो कह रहे हैं कि इस बार दलित हो या फिर पिछड़े हो या फिर अल्पसंख्यक हो, सारे मिलकर बीजेपी का सफाया करने वाले हैं 2024 के चुनाव में। जितने भी बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिनको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, आपने देखा किस प्रकार जनता उनको नकार चुकी है। और आने वाले लोकसभा में आप देखेंगे कि उनकी जमानत बचाने का भी काम जनता नहीं छोड़ेगी। जनता उनकी जमानत जब्त करके उनको वापस भेज देगी। और जहाँ तक अखिलेश यादव और मुलायम यादव का सवाल है, वो एक परिवारवादी पार्टी है जहाँ पे उनके चाचा खुद नाराज चल रहे हैं। वो बार बार कई बार योगी जी की शरण में जाने का प्रयास करते हैं। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पे आज का दिन में वहाँ पे सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया गया। पहले वो अपनी भूमि बचा लें अखिलेश यादव, क्योंकि वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं। जब जब अखिलेश की सरकार वहाँ पे आई है, सबसे ज़्यादा शोषित, पीड़ित, अत्याचारित जो है वहाँ का पिछला वर्ग ही हुआ है, जिसका फलस्वरूप है आज आप देखिए दलित समाज बीजेपी के साथ है और जो नॉर्मल, जो अगड़ा, पिछड़ा जितने समाज ताना बाना मिला करके उत्तर प्रदेश की सरकार आज चल रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, की इस बार जो विपक्ष इकट्ठा हुई है ये जनता के मांग पर इकट्ठा हुई है। ये इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा था, ये जनता के मांग पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बार जो फैसला होगा जनता हित में ही होगा। देखिए, जनता ने 2 बार मैंडेट दे दिया है और तीसरी बार के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अभी वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का स्थान वहाँ पहले से फिक्स है। जनता जानती है अगर देश को आगे ले जाना है
तो एक सशक्त नेतृत्व का दरकार है और नेतृत्व नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप भी तैयार कर चुकी है। आप देख रहे हो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाले 20-25 वर्षों के लिए ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो परिवारवाद पार्टी पर विश्वास करते हैं, जो परिवार परंपरा को चला रहे हैं, वो सब पार्टियों का 20-25 वर्ष तक कोई भविष्य इस देश में नहीं दिख रहा है। अच्छा, महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान आ रहा है, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, उनका बयान आ रहा है कि विपक्ष इस बार इकट्ठा हुआ है, अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हो तो शायद अगली बार विपक्ष बचे ही ना। देखिए, क्या मानते हैं कि ये किस टाइप का, कैसे देखते हैं इस बात को? ये लोग सब स्वार्थी लोग हैं, उनको अपनी सत्ता में आने का स्वार्थ लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको नकार दिया है, जिसका फलस्वरूप कई दिन वो लोग होम अरेस्ट थे। आज जम्मू कश्मीर की जनता बोलती है इतने सालों तक उनको ठगा गया था, लेकिन 370 धारा हटने के बाद में उनको पता लगा कि वास्तव में डेवलपमेंट क्या होता है, वास्तव में विकास किसे कहते हैं। आज जहाँ पे श्रीनगर में मेट्रो रेल की बात हो रही है, कभी कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में जितने भी दलित समाज थे उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा था। आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में जितने पिछड़े लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उनको वोटिंग राइट मिल रहा है, आरक्षण की व्यवस्था हो रही है, वो इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे। आज दुख की बात इतने सालों तक ये थी कि उनको नौकरी में सिर्फ सफाई कर्मचारी इत्यादि में ही खाली उनका आरक्षण था, लेकिन आज उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। तो वास्तव में आप देखिए जहाँ पे पिछड़े वर्ग की बात ये नेता कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए दलित समाज को आरक्षण की व्यवस्था हो रही है, वो इलेक्शंस में खड़े हो पाएंगे, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप और क्या चाहिए। और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती, ये खुद किडनैप, इनका परिवार किडनैप हो गया था। आप देखिए किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग देश में चली थी। ये लोग प्रो पाकिस्तान की बात करते हैं, हर समय देश की सरकार को छोड़कर ये लोग हमेशा ही पाकिस्तान के हिमायती रहे हैं, जिसका फलस्वरूप आप देखिए जनता इनको नकार चुकी है। और उस पार जो पाकिस्तान है वहाँ की क्या स्थिति है लोग जानते हैं, जहाँ पर 250 रुपये किलो का आटा बिक रहा हो, जहाँ पर आज आम टमाटर के रेट जो हैं हज़ार रुपये किलो तक ऊपर चल गए हों, उस देश के हिमायती हैं। आज हमारे देश में आप देखिए जहाँ पर हम लोग एथेनॉल से गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को रास्ते पर उतारने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग नेशनल हाईवेज़ को कितना ज़्यादा 4 लेन 5 लेन 6 लेन तक पहुँच गए हैं, वहीं आज जम्मू कश्मीर की मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती वो अपने आप को समझती है कि उनका चोपड़ा साफ हो चुका है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहाँ का जो मुसलमान समाज है, वहाँ का जो नवयुवक है, जो मुसलमान समाज है, वो भी समझ चुका है कि खाली कट्टरपंथी विचारधाराओं से हमारा उन्नयन नहीं हो सकता है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। जहाँ पे माँ सरस्वती का स्थान जम्मू कश्मीर, जहाँ से हमारे आदि शंकराचार्य जा कर के वहाँ पर भ्रमण करते थे, आज वो राज्य समझ चुका है कि वहाँ पर मिली जुली संस्कृति को लेके चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। असली डेमोक्रेटिक सेटअप जो है नरेंद्र मोदी ने दिखाया। जब विदेश में वो जाते हैं तो उन्होंने प्रमाण कर दिया, 125 करोड़ देशवासियों की बात लेकर आगे जाते हैं। आज पूरे विश्व में जहाँ पर इंडियन लोगों को एक समय था वीज़ा नहीं मिलता था, आज पूरी दुनिया उनको बुला रही है। आप किस प्रकार से अमेरिका देखिए बोल रहा कि आप लोगों को जो चाहिए हम देने तैयार है। जिस प्रकार देश तेजस MK2 जो कि हमारा स्टेल्थ वेपन बन रहा 5th जनरेशन का, आज अमेरिका खुलेआम बोलता है कि हम अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन आपको देने तैयार हैं, 30 ड्रोन देने तैयार हैं। ये तो मामूली बात नहीं हो सकती है, ये कुछ बदला है। एक समय था अमेरिका हमें सैटेलाइट देने तैयार नहीं होता था, सैटेलाइट इमेजेस नहीं दे रहा था। कारगिल के युद्ध के समय की बात है, हमें वो कुछ भी इमेजेस नहीं देता था। लेकिन आज देखिए इंडिया इतना सक्षम हो चुका है कि हम लोग आसपास के देशों को अपनी सैटेलाइट की सर्विस देने तैयार हो गए हैं। लोग हमारा सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हर देश आगे बढ़े, हर देश कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि हमारा तो एक ही नारा है,
वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा हमने दिया, इस बार योगा दिवस, कोई सोचता नहीं था हमारी संस्कृति को पूरा देश मानेगा। आज पूरी देश इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहा है, योगा प्रैक्टिस कर रहा है। वहाँ अमेरिका में जा कर के मोदी जी उनको योगा का पाठ पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यही संस्कृति आप देखिए कि लोग प्रणाम कर कर के, जो हमारी संस्कृति थी, हम बुजुर्गों को प्रणाम करके उनको नमन करते हैं। आज पूरी दुनिया बोलती है अपने बुजुर्गों को प्रणाम करें। फलस्वरूप यही है, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ के विदेशी मेहमान भी मोदी जी को प्रणाम करके हिंदू संस्कृति और हमारी सनातन परंपरा पे मिलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, विदेश से याद आया, महबूबा मुफ्ती का एक और बयान था कि मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो गांधी जी की मूर्तियों के आगे झुक कर नमन करते हैं, लेकिन देश में रहते हैं तो हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं। देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा राजनीति अगर किसी ने करी है तो गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के परिवार ने करी है। क्या इस देश में और कोई राष्ट्रभक्त नहीं थे? जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, पश्चिम बंगाल में, इसी देश का एक लाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको जम्मू कश्मीर में अपना शरीर त्यागना पड़ गया था, जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे बहुत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने देश के लिए अपना सारा जीवन दे दिया, जिन्होंने राष्ट्रगान तैयारी करा, उनका ही राष्ट्रगान आज बांग्लादेश भी गा रहा है। ऐसे पावन धरती पे जो पैदा हुए लाल, जहाँ पे सूर्य सेन जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए, उनका नाम कहीं नहीं दिखता है। क्या ये गांधी परिवार ठेका लेके बैठा हुआ है कि आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही सब नामकरण होंगे? लेकिन जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनको अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मान सम्मान दिलवाया है तो भाई नरेंद्र मोदी ने दिलवाया है। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन जो देश में चल रहा है, वो गांधी जी की परिकल्पना थी। गांधी जी ने कहा था कि देश में अगर स्वच्छता लाएंगे तभी हर आदमी उनको आरोग्यता मिलेगी, और जिसका फलस्वरूप आज पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। गांधी जी साफ़ सफाई की बात बोलते थे, टॉयलेट की बात बोलते थे। आज देखिए, लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के नाम पे टॉयलेट की बात की, जहाँ पे हमारी माताओं बहनें जो है ओपन डिफेकेशन करती थी, ओपन में शौच जाती थी। आज हर घर में शौचालय देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि महात्मा गांधी जी का सपना हुआ करता था। आज देखिए, महात्मा गांधी जी सबसे ज़्यादा अगर किसका स्मरण करते तो भगवान राम का करते थे। वो हर बात में भगवान राम का राम राम जपते थे। आज वही राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। ये किसकी परिकल्पना थी? ये गांधी जी की परिकल्पना थी। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो गांधी जी के मार्गदर्शन में बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं, और जिसको आज मोदी जी सबसे ज़्यादा ले करके आगे चल रहे हैं। तो आपको बार बार हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लोग जो कहते हैं विपक्षी पार्टी वाले, इनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग खुद बचना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री आज जेल में हैं। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री जेल में हैं, और विभिन्न राज्यों में आप जाके देखे होंगे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे सड़ रहे हैं, जिसका फलस्वरूप ये लोग भ्रष्टाचारियों को जेल से निकालने के लिए एकजुट हो रहे हैं, ना कि देश को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, कर्नाटका में तो कांग्रेस ने विजय का डंका बजा दिया। अब उसके बाद क्या लगता है, क्योंकि शिमला में भी अगली बैठक होने वाली है, कितना खतरा रहने वाला है बीजेपी पे? और वहीं पे अमित शाह जी कह रहे हैं कि 300 सीटों से हम जीतेंगे इस बार इलेक्शन। क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, शिमला समझौता एक बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच भी हुआ था, लेकिन वो समझौतों को कोई तात्पर्य नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई समझौतों में विश्वास नहीं रखती है। हम लोग जानते हैं, अगर कोई आंख दिखाता है तो आंख में आंख डाल के बात करनी है। और जहाँ तक ये लोग शिमला में मीटिंग करे, चाहे जहाँ मीटिंग करे, जब लोकसभा आएगा आपने देखा होगा पूरा देश एक होकर नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए तैयार रहता है। और आपको मैं बता दूं, जब भी इलेक्शन होगा, ये जितने भी पर फैला लें, पिछले बार भी जब विधानसभा लोकसभा आ रहा था, उससे पहले भी बहुत राज्यों में इलेक्शन हुआ था। कई राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन जब लोकसभा की बात आई तो 300 पार का आंकड़ा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पार कर लेती है, क्योंकि उसमें चेहरा एक ही होता है, नरेंद्र मोदी। और देश पे और विदेश के जितनी भी जनता है, उन्होंने मान लिया है नरेंद्र मोदी का लोहा, क्योंकि
हम लोग सूर्य नारायण की पूजा करते हैं और वहीं से सूर्य नारायण से एनर्जी लेने की भी बात अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी करते हैं। आज आप देखिए सन ग्रुप बन गया है, सूर्य ग्रुप पूरी दुनिया मान रहा है, सन एनर्जी की हम लोग बात करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है जो देश में सबसे ज़्यादा दंगा अगर होता था तो कांग्रेस के राज में होता था। आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। दंगा एक पुरानी बात हुआ करती थी, मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन आज देखिए जिस प्रकार से राजनीति देश में बदली है। और हम लोग जिस प्रदेश पश्चिम बंगाल में रहते हैं जहाँ पे इलेक्शन के नाम पे मारकाट होता है, हज़ारों हजार बम तैयार हो रहे हैं यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस में लोगों पे हमला करने के लिए। मैं तो आशावादी हूँ कि जनता बंगाल की भी एक दिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लिया, बगल का स्टेट आसाम हो कितना आगे बढ़ चुका है, वहाँ पर देखिए डेवलपमेंट किस प्रकार से चल रहा है। लेकिन बंगाल में उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार की राजनीति पूरे देश में चल रही है, बंगाल भी उससे वंचित ना रह जाए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लाए। क्योंकि हम लोग जिस शहर में रहते हैं वो भारत देश का सबसे अभिन्न अंग है, जिसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, सॉरी। लेकिन इस प्रदेश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग समान तौर से डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक प्रांत भी वंचित ना रह जाए, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं जो केंद्र से जो पैसा आता है उसमें कटमनी की बात करते हैं। अगर देश को बचाना और बंगाल को बचाना तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, वो लोग तो कहते हैं कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी फंसाती है लोगों को, ईडी के रेड में हो गया या फिर इनकम टैक्स का जो ये। देखिए देश चलता कानून से और कानून को संरक्षण देता इस देश का न्यायालय। अगर कोई पाक साफ है, साफ सुथरा है तो कोर्ट से हमेशा वो बच के आएगा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके विरुद्ध तो सबूत है, जिसका फलस्वरूप आज ईडी, सीबीआई जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज़ है वो सबूत के तौर पे काम करती है, वो कोर्ट में सबूत पेश करती है, जिसके आधार पे ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय अपना आदेश देता है। तो ये सब फालतू की बातें करते हैं। अगर उनको लगता है तो उनके पास भी हक है, वो जाए वहाँ पर कोर्ट में जाकर अपील करे कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार चला रही है। अगर भ्रष्टाचार चला रही है, कई बार तो कोर्ट में गए हैं लेकिन मुँह की खाने के बाद वापस आना पड़ा। झूठ मूठ का इश्यू उठाते, पेगासस का मुद्दा उठा देते हैं, कई बार मुद्दा उठा देते, रफाल का मुद्दा उठा देते, लेकिन लास्ट में क्या होता है, समस्त इनके जो कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हैं वो सब खारिज होकर के वगैरह वापस आ जाते हैं। दुख की बात है राहुल गांधी खुद निष्कासित होकर के देश में घूम रहे हैं, वो देश के पार्लियामेंटेरियन भी नहीं रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय, एक ज़माना था जिन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री का, जो इनकी पार्टी के नेता थे मनमोहन सिंह, उनका अध्यादेश फाड़ दिया था और कहा था व्हाट अ नॉनसेंस, एक पढ़े लिखे आदमी को इस प्रकार बदनाम कराना। इनके ही नेता थे सीताराम केसरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनको इन्होंने अपनी पार्टी ऑफिस से धक्का मार के निकाल दिया था। जो अपने पूर्वजों का और अपने ही नेताओं का सम्मान ना करे, उसे पार्टी और पप्पू जैसे लोगों की बात करना मैं नहीं मानता हूँ कि उनकी बातों करने से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इनको साइडलाइन करना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनकी बात करना चाहिए, देश को आगे ले जाना है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है 2024 में कितनी सीटें आने वाली है? देखिए इस बार सारे आंकड़े हम लोग तोड़ेंगे, सारे पुराने रिज़ल्ट को हम लोग दूर करेंगे। आप देखिएगा सारे रिकॉर्ड तोड़ के इस बार हमको लगता है 350 से ज़्यादा सीटें हम लोग पार करेंगे। हो सकता है 400 का आंकड़ा भी पार हो जाए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे अमित जैन हैं सिलीगुड़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका तत्व सुनना आप लोगों ने। और सरगर्मियां बढ़ गई हैं, 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, लेकिन जो बातें हैं, जो बयानबाजियां हैं अभी से ही शुरू हो गई हैं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर, आप कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहें ABTV भारतवर्ष के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।